नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीखकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज इंडिया हिस्ट्री में एक बड़े शानदार से टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। कहा जाता है हर एग्जाम में आज तक इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, चाहे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ लो चाहे इंडिया हिस्ट्री पढ़ लो। कहते हैं हर चाहे राजस्थान लेवल का हो चाहे इंडिया लेवल का हो, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए। ये आपको 100% श्योरिटी देता है कि कहीं ना कहीं मुझसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो चाहे इसके किसी भी पॉइंट से इसकी शुरुआत की या किसी क्षेत्र विशेष से, कहीं से भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो आज इतिहास का आगाज करते हैं। भारत की आजादी का पहला कदम रखते हैं। कहते हैं 100 सालों की नफरत, 100 सालों की इच्छा, 100 सालों के द्वेष का इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में 1857 की क्रांति। पिछली बार हमने राजस्थान की क्रांति पढ़ी थी, आज थोड़ा सा इंडिया लेवल पर चर्चा करते हैं। ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है क्योंकि राजस्थान लेवल की क्रांति फिर भी थोड़ी बड़ी है। उसमें क्या आता है, हर क्षेत्र में लड़ाई, कहानियां और पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से ज्यादा चलकर आ जाते हैं। चलो मार्थियों, आज इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक बड़े से टॉपिक के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के सबसे मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। चलो कारणों पर चर्चा करते हैं। पहले हम इन्हें क्षेत्र विशेष के अनुसार बांटते हैं। किसके अनुसार बांटेंगे? क्षेत्र विशेष के अनुसार इन्हें बांटने का प्रयास करते हैं। चलो आपके कहते हैं 1857 की क्रांति के कितने क्षेत्र? 5 क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे पहले आता है प्रशासनिक। क्या 1857 की क्रांति में प्रशासनिक कारण क्या थे? दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा आता है राजनीतिक कारण। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा आता है आर्थिक। कौन सा कारण आएगा? आर्थिक कारण। और चौथा पॉइंट अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है सामाजिक कारण। कौन सा कारण आएगा? सामाजिक कारण। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 5वां पॉइंट आता है सैन्य। आप इसे सैनिक भी कह सकते हो। सैन्य / तात्कालिक कारण। कारण। क्या 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य कारण कौन सा था? तत्काल का मतलब राइट नाउ, तत्काल प्रभाव से। कहते तत्कालिक कारण। कहते 1857 की क्रांति का सबसे मुख्य कारण रहे हुए क्या? आपके सैन्य कारण। आपने नाम सुना होगा चर्बी वाले कारतूस किस पॉइंट में पढ़े जाते हैं? सैन्य कारणों में। किसमें कारणों में? सैन्य कारणों में। तो 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? सैन्य कारण। हम इन्हें 5 भागों में बांटते हैं, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 बड़े हैं, बाकी 2 में आपको कुछ खास ज्यादा पढ़ना नहीं है। कहते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े पॉइंट राजनीतिक कारणों पर बात करते हैं। राजनीतिक कारण। कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सहायक संधियां। कौन सी संधियां? सहायक संधियां। पहले इस पॉइंट को लिखते हैं, फिर थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं विश्व में इसका जनक है फ्रांसीसी। ये विश्व में जनक है फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले। कहते हैं ये विश्व में जनक है। इस सहायक संधि का विश्व में जनक है। अब आपके वेरी 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 मोस्ट लगाना, भारत में जनक पूछ लिए जाते हैं कि भारत में जनक कौन है? तो भारत में जनक है लॉर्ड वेलेस्ली। ये भारत में जनक रह चुके हैं। कहते हैं इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाओ, उनकी राजनीति में कभी हस्तक्षेप मत करो। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने कहते हैं पहली बार इतिहास लिखा था और आपके कहते हैं सबसे पहले भारत में किसका? आपके सहायक संधियों को जन्म दिया था। सहायक संधि क्या होते हैं? कहते भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा पड़ा था। कहते भारत की आजादी के समय भारत में 565 रियासतों का राज हुआ करता था। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। किसकी तरह लड़ रहे हैं? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार बैठे, किसी की सीमाओं, किसी के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए तैयार बैठे। और कहते कुछ अयोग्य व डरपोक शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी। वो क्या कहलाई? सहायक संधि। अब अंग्रेजों ने हमें वचन दिया था हम आपकी सुरक्षा करेंगे, वचन दिया हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हमारी सैनिक बटालियन अपने सेना के अंदर रखनी पड़ेगी, उसका खर्चा आपके अपने राजकोष से भरना पड़ेगा। वहां तक भी ठीक था। कभी हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका इसी संधियों के तहत मिला था। अब क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है कि भारत में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो 1798 में हैदराबाद। किसने? हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक
संधि की थी। कहते एक भेड़ कुएं में कूदती है, दूसरी ऑटोमेटिक उसके पीछे पड़ती है, दूसरी मैसूर, कौन सी दूसरी मैसूर, और 1801 में अवध ने भी क्या सहायक संधि की थी। ये सहायक संधि डेफिनेशन पूछ रहे तो भारत के अयोग्य व डरपोक शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि की थी, वो क्या कहलाई थी, सहायक संधि। क्या कहलाई, सहायक संधि कहलाई थी। अब इसी में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि राजनीतिक कारणों में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है। आपने नाम सुना होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा आया लेप्स नीति। आप इसे हिंदी में कह सकते हो हड़प नीति, आप इसे एक और नाम से पुकार सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सेस ऑब्लिक, आप इसे 8 साल बाद में कह सकते हो कुशासन नीति। नीति एक है, नाम बहुत ज्यादा है। अब चलो लेप्स नीति क्या है। अब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इसका जनक कौन है। कहते भारत में इसका जनक, भारत में इसका जनक है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, व्यापारिक। अब इन्होंने कहते हैं सहायक संधियां के लिए इनका राजनीति में थोड़ा सा लगाव होने लग गया, तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी एक दिन आराम से बैठे हुए उन्होंने सोचा कि मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी छोटी सी आई थी, आज भी छोटी सी है, ऐसा क्या काम करूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वैसा दारमदार ऊंचे आसमान तक पहुंच जाए। तो इन्होंने एक काम किया, कहते भारत में लेप्स नीति, जिसे आप हड़प नीति कहते हो, कहते उसका आगाज किया। इसका मतलब क्या होता है, जिन राजा महाराजाओं की संतानें खुद की नहीं थी वो क्या करते थे, बच्चे गोद लेते थे और गोद लिए हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया करते थे। लॉर्ड डलहौजी ने उन सभी राजाओं के पास संदेश भिजवाया कि जब तक जीवित हो तब तक राजा बने रहो, आपकी मृत्यु के जस्ट बाद में आपकी सारी की सारी सत्ता किस में हड़प कर ली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर ली जाएगी। और इस नीति को कहा गया लेप्स नीति। अगर दो शब्दों में इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो आप सीधा सीधा इसे कह सकते हो गोद निषेध प्रथा। क्या कह सकते हो, गोद निषेध प्रथा इसे कह सकते हो। कहते गोद निषेध प्रथा यानी गोद लेने के अधिकार क्षेत्र को इन्होंने छीन डाला। इन्होंने कहा आज के बाद में आप बच्चे गोद नहीं ले सकते। और भारत में इस नीति की गाज सबसे पहले किस पर गिरी थी, कहते 1848 में, 1848 में सतारा, महाराष्ट्र में वर्तमान सतारा को इस नीति के तहत हड़पा गया था। इसके बाद में जड़ी सी लगा दी गई, इसके बाद में जड़ी सी लगा ली गई थी। हर क्षेत्र, हर रियासतों को, हर क्षेत्र को जिनके बच्चे नहीं थे उन सबको हड़प लिया गया था। कहते इसके बाद में 1849 में दो रियासतों को साथ, 1849 में संबलपुर और जैतपुर, संबलपुर और जैतपुर दोनों को हड़पा गया। कहते 1850 में बघाट, 1850 में बघाट को भी हड़पा गया था। 1852 तक आते आते उदयपुर, MP का क्षेत्र है कोई, उदयपुर को भी हड़पा गया था। उसके बाद में कहता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1853 में झांसी तक को हड़प लिया गया था और अचानक भूख कुछ खत्म हुई थी, प्यास कुछ ज्यादा लगी थी। 1854 में नागपुर तक को हड़प लिया गया था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, झांसी, आपने कहावतें सुनी होंगी, कहानियां काफी सारी सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन कविताओं को सबके सब बच्चे पढ़कर आए हैं, तो ध्यान रखना है झांसी वाली रानी के 1857 की क्रांति में भाग लेने का सबसे मुख्य उद्देश्य कारण भी क्या था, लेप्स नीति। खुद का बच्चा मर चुका था, पति की मृत्यु हो चुकी थी, गोद लिए हुए बच्चे के अधिकार के लिए लड़ी थी। और कहते हैं सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। कुछ टीचर विशेष कहते हैं कि सतारा आपके लेप्स नीति और हड़प नीति दोनों एक, लेप्स नीति और कुशासन नीति दोनों एक है, नहीं है। हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पहली बार पूछा गया था कि लेप्स नीति के, सॉरी, कुशासन नीति के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत कौन सी है। 8 साल में आदमी बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है, आदमी के विचार बदल जाते हैं, तो 8 साल में नीतियां तक में बदलाव आ जाता है। कहते हैं 1856 में कुशासन नीति के तहत हड़पी गई रियासत कौन सी थी, अवध। कुशासन मतलब सब जानते हो, कु मतलब शासन, जो अच्छा शासन नहीं है, मुझे किसी रियासत को हड़पना था। अब लॉर्ड डलहौजी ने कुछ रियासतों को हड़पा, फिर उसने सोचा अब मैं रियासतों को वापस हड़पने का प्रयास कैसे करूं, इन रियासतों को वापस अधिकार क्षेत्र में कैसे लाऊं। तो छोटी थोड़ी बहुत रियासतें थी जिनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक और नीति, एक और वैसा पासा फेंका और कहते हैं उन्होंने एक और नियम लागू किया जिसके शासन पर सवाल उठ गए, उस रियासत को हड़प लेंगे, कुशासन का आरोप लगा देंगे। और ये बात सबसे पहले 1856 में अवध के शासक पर पड़ी। कहते अवध को हड़प लिया गया, शासक के बच्चे होते हुए भी इस रियासत को हड़प लिया गया। और एक राइटर है ह्यूम, कौन है, ह्यूम, एक राइटर है ह्यूम, जिसने इस नीति को जिसकी लाठी उसकी भैंस नीति का है, कि लॉर्ड डलहौजी के पास लाठी है, भैंस भी उसकी है और वैसा अधिकार क्षेत्र भी उसी का है। तो 1856 में लेप्स नीति के तहत हड़पी गई रियासत कौन सी है, आपको ध्यान रखना है, कौन सी है। लेप्स नीति के तहत हड़पी गई 1848 में सतारा और कुशासन नीति के तहत हड़पी गई 1856 में
अवध थी। कहते हैं अब दूसरा सबसे बड़ा कारण पढ़ते हैं प्रशासनिक कारण। एक में इसमें एक चीज लिख दी, भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, भारतीयों को ऊंचे पदों पर योग्यता होते हुए नियुक्त नहीं किया जाता था, और अंग्रेजों को भाई सब कम योग्यता होते हुए भी किस पर आपके ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रशासनिक कारणों में सिर्फ इतना आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कहते तीसरा सबसे बड़ा कारण पढ़ते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण भारत के लघु उद्योग समाप्त हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण भारत के लघु उद्योग है वो पूर्णतः विनाश की तरफ चले गए। वैसा पूरा का पूरा लघु उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें आर्थिक कारण कहीं ना कहीं हमारे पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा लास्ट बोलेंगे सामाजिक कारण। कौन सा कारण? सामाजिक कारण। कहते हैं परिवर्तन 1 मिनट में, परिवर्तन शताब्दियों में होता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अंग्रेजों ने कहा नहीं, बोले किसने कहा? परिवर्तन धीरे धीरे होता है। हम तो अचानक एट नाउ 1 मिनट में, 1 पल में, 1 सेकंड में करेंगे। और कहते हैं उसने भारतीय परंपराओं में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में आग का घी का काम कर दिया। वैसा जो क्रांति नहीं होनी थी वो 100 साल और रुक सकती थी। कहते हैं उस क्रांति को 100 साल पहले होने पर मजबूर कर डाला इसने। और कहते हैं इसमें सबसे पहला एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में एक लाइन लिख दी, इस एक्ट में एक लाइन लिखी गई कि भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली। भारत में गवर्नर शब्द भी इसी एक्ट के तहत आया था। अब कहते हैं भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार क्या है, हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहा है, हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। खुलेआम हमारे हिंदुओं की और मुसलमान जो धर्म था उस समय, कहते हैं उनकी खुलेआम बुराइयां की जाती थी और ईसाई धर्म के अच्छी अच्छी विशेषताएं गिनवाई जा रही थी। अब कहते हैं हर नवयुग का उठाव किसकी तरफ? ईसाई धर्म की तरफ होने लग गया था और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पतन की तरफ चलने लग गया था। और कहते हैं इसमें दूसरा एक्ट 1850 का धार्मिक नियोगिता एक्ट 21। इसमें एक लाइन लिख दी गई, अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति पर, किस में? उसे उसकी पैतृक संपत्ति पर क्या दिया जाएगा? अधिकार दिया जाएगा। इसमें सीधा एक पॉइंट है, आओ खाओ और फंस जाओ। आओ खाओ और फंस जाओ। आओ खाओ और फंस जाओ। कहते गरीब तबके के लोगों को दबाया गया और उनसे ईसाई धर्म कबूल करने पर या अपनाने पर मजबूर कर दिया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित। सती प्रथा को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित। कब किया गया? आप सबको याद रहना चाहिए। सती प्रथा प्रतिबंधित कब? 1829। एक्ट नंबर कितना? 17। इसके तहत एक्ट नंबर 17 के तहत सती प्रथा को बंद कर दिया गया। किसके प्रयासों से? ध्यान रखना है। कहते भारत में अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा को 1829 में एक्ट नंबर तहत के 17 के तहत प्रतिबंधित किया गया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब भारत में सती प्रथा उस समय पुरजोरों पर थी, शताब्दियों से अपनी यहां से ली आ रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है और भाई साहब हर घर में सती प्रथा का आगाज है। अब लोगों ने कहा कि अंग्रेजों ने कहा तो महिलाओं के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, उन्हें नशे के वगैरह चीजें खिलाकर उन्हें जला डालते हैं, अच्छी चीज नहीं है। आज से भारत में सती प्रथा बंद होती है और हमारे धर्म पर आघात करने का प्रयास किया था। इस कारण कहीं ना कहीं हर आम नागरिक आपके 1857 की क्रांति में शामिल होने को मजबूर हो गया था। कहते अंग्रेजों के प्रति गलत भावनाएं, हीन भावनाएं आने लग गई थी। अब इस पर चर्चा करते हैं। कहते भारत में सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन मिलता है। यह सती प्रथा का उल्लेख करने वाला पहला क्या है? आपके अभिलेख माना जाता है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सती प्रथा से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सती प्रथा बंद हुई, लोग संतुष्ट थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मरेगी लेडीज, फिर सती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाई साहब अंग्रेजों ने एक और नीति का आगमन किया और इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। महिलाओं के सुधार के लिए उन्होंने एक और कार्य किया। उन्होंने भारत में विधवा पुनः विवाह लागू कर दिया। कब? 1856। और इसको श्रेय दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस व्यक्ति को ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस व्यक्ति के प्रयासों से।
कहते भारत में सती प्रथा को बंद करने के बाद में विधवा पुनः विवाह एक्ट लागू हो गया। विधवाओं की बोला दोबारा शादी कर दो। जो चाबियां, कहते पुराणों में लिखा गया पत्नी होती है वो पति के स्वर्ग के द्वार की कुंजी होती है। इन्होंने कहा कि स्वर्ग के द्वार की कुंजी है तो उसमें क्या करो, चाबियों का एक्सचेंज ऑफर चला दो। और 1856 में उस साल की सबसे बड़ी घटना यह थी कि भारत में क्या आपके विधवा पुनः विवाह एक्ट लागू होना सबसे प्रमुख घटना उस समय मानी गई है। अब कहते हैं 4 प्रमुख कारण हम पढ़ चुके हैं। मोस्टली इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो सबके दिमाग में चल रहा है, चर्बी वाले कारतूस। कौन से पॉइंट की बात करेंगे? चर्बी वाले कारतूस। उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा कारण पढ़ेंगे? सैन्य कारण। कौन सा कारण पढ़ेंगे? सैन्य कारण। इसे आप क्या कहते हो? तात्कालिक कारण। चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तात्कालिक कारण कहते हैं। तात्कालिक कारणों की बात करते हैं, उससे पहले 2-3 पॉइंट है उन पर चर्चा करते हैं। एक आया 1854 का निशुल्क डाक घर अधिनियम। निशुल्क डाक घर अधिनियम। इस एक्ट में एक चीज आई, कहते हैं भारतीयों को दी जाने वाली निशुल्क डाक सेवा को बंद कर दिया गया। भारतीयों को दी जा रही निशुल्क डाक सेवा को बंद कर दिया गया, जबकि अंग्रेजों की डाक सेवा को बंद नहीं किया गया। हमें जो कोई सुविधा दी जाती है अचानक छीन ली जाए तो उसका हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और वही विरोध कहीं ना कहीं सैनिकों में भी है। और कहते हैं दूसरा सबसे प्रमुख कारण है 1856 का निशुल्क 1856 का सामान्य भर्ती अधिनियम। सामान्य भर्ती अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले अगर एक नियम निकाला गया, अगर कोई भारतीय सैनिक बनना चाह रहा है, अपनी भारत माता की सेवा करना चाह रहा है, उसके लिए सीने पर गोली खाना चाह रहा है और अंतिम शहादत की लाइनों में शामिल होना चाह रहा है, तो उसे विदेश में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। कि आपको विदेश में सेवा देना कंपलसरी कर दिया गया, जबकि अपने पुराणों में लिखा गया जल हमारा देवता और जल को कभी पार करके हमें नहीं जा सकते। अस्थि हम जल में बहाते हैं, हर पूजा पाठ में जल का इस्तेमाल होता है। समुद्र हमारा देवता है और उसको पार करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। लाखों सैनिक गए, हजारों को घर से बेघर होना पड़ा। जिस दिन वो घर से बाहर निकले थे, घर वालों ने उसी दिन उनका क्या? पिंड दान कर दिया था। उसी दिन घर वालों ने उनका पिंड दान कर दिया था। ये सबसे बड़ी चीज हुई। ये सबसे बड़ी चीज हुई। कहते हैं हजारों सैनिकों को घर से बेघर होना पड़ गया था, इसलिए कहीं सैनिकों द्वारा इस एक्ट का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। क्या किसका विरोध किया गया था? इस एक्ट का विरोध किया गया था। और आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा इस समय तक घूम रहा है, वेरी 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 मोस्ट लगाना, अपना सबसे मुख्य कारण है चर्बी वाले कारतूस। इसमें लिखा गया पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस। कौन सी राइफल थी? ब्राउन बेस। उसके स्थान पर एक नई राइफल आई, न्यू एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूस है वो सीलबंद डिब्बी में आते थे और सील को बंद करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था और जिसे दांतों से हटाना पड़ता था, काटकर हटाना पड़ता था, जबकि कहीं ना कहीं आपको किससे? हाथों से हटाने का मौका नहीं दिया जाता था। अब कहते हैं गाय हमारी माता है, हिंदुओं की सबसे पवित्र जानवर, और मुसलमान जिसे हराम मानते हैं, जिसको अपवित्र मानते हैं, छूना तक पसंद नहीं करते, उसके चर्बी वाले कारतूसों को मुंह कैसे लगाएंगे? अब कहते हैं इस एक्ट का विरोध होना ही था। और चर्बी वाले कारतूस कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भड़काऊ में आए थे। और एक सैनिक बार बार इसमें पढ़ा जाता है, नाम सुना होगा, मंगल पांडे। एक सैनिक के बारे में चर्चा करेंगे, नाम सबने सुना है, मंगल पांडे। चलो इस पर चर्चा करते हैं। कहते मूलतः निवासी कहां का था? बलियाग्राम। कहां का निवासी था? बलियाग्राम। वर्तमान में कहां है? गाजीपुर। गाजीपुर कहां है? यूपी, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, यूपी। कहते पिता का नाम था दामोदर पांडे और सैनिक का कार्य करते थे और सैन्य में भर्ती हो गए थे, क्योंकि गरीब का बच्चा उम्र से पहले बड़ा हो जाता है। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, कर्म कांडों में माहिर थे। और कहते 34वीं NI बैरकपुर सैनिक छावनी। किस सैनिक छावनी? बैरकपुर सैनिक छावनी पश्चिमी बंगाल के सैनिक थे। पश्चिमी बंगाल के सैनिक थे। कहते कट्टर ब्राह्मण, शिव के अनन्य भक्त थे, एनी टाइम भांग के नशे में रहते थे। लोग भंगेड़ी कहा करते थे। जोश और होश में भाई साहब अव्वल दर्जे के थे। और कहते हैं अपने धर्म पर इतने अडिग थे कि भाई साहब उसके लिए कुछ भी करने गुजरने के लिए मजबूर थे, कुछ भी कर गुजर सकते थे। कहते इनके पास चर्बी वाले कारतूसों की खबर पहुंची। गाय को काटते हुए देखा, उनके शरीर से चर्बी निकालते हुए देखा, गाय को झुलसते हुए देखा, कहीं पर मांस के लोथड़े पड़े हुए देखे, गाय को भयावह स्थिति में देखा।
कभी ये चीज बर्दाश्त ना कर पाए थे। और घटना 29 मार्च 1857 की आई थी। कहते कौन कहता है भारत माता का पहला सपूत था, और भाई साहब आपके कहते रात्रि को भी लाल करके गया था। कहते उस दिन भाई साहब चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में इसने फायर किए थे, बहुत सारी गोलियों का आगाज किया था, और मिस्टर बाग और ओहायूसन नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाला था कि कुछ भी करना धर्म मत छीनना, कुछ भी करना धर्म मत छीनना। नमक हलाली की जब बात करते हो तो नमक हरामी पर उतरने पर मजबूर मत करना। और कहते तुमने मेरा धर्म छीना है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। और बाग व ओहायूसन की गोली मारकर हत्या कर डाली थी। इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, और भारत माता का पहला ऐसा सपूत था जो अपना रक्त का तिलक उनके माथे पर लगाकर गया था। कहते हैं रॉबर्ट हुक, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की करवाएगी। रॉबर्ट हुक नामक जज द्वारा इन्हें फांसी की सजा से नवाजा गया था। कौन कहता है रशिया के गले में डालकर फांसी की सजा बड़ी खराब हुआ करती थी। अरे भाई साहब भारत माता के कितने सपूत फांसियों पर लटके थे, तब कहीं जाकर आजादी मिली थी। एक मंगल पांडे मरेगा, 1000 मंगल पांडे पैदा कर गया था, और इसे 8 अप्रैल 1857 को मौत की नींद सुना दिया गया था। कहते हैं इसे 1857 के क्रांति का प्रथम शहीद का दर्जा, किसका दर्जा, प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया था। और भारत माता का ऐसा सपूत था जो उसकी गोद में चैन की नींद सो गया था। एक मंगल पांडे नहीं, हर सैनिक के दिल में भाई साहब हाहाकार मचाकर गया था। गौ माता की चर्बी को मुंह कैसे लगाए, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में भाई साहब क्रांति का आगाज करके गया था। यह ऐसा सपूत था जो सबको मौत के घाट उतार सकता था। मौका नहीं मिला था, वरना भारत को आजाद करवा के इतिहास लिख कर जाता। अब कहते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण इतने थे। 5 प्रमुख कारणों में चाहे जितने लंबे टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सिर्फ उन्हीं को उठाना है। अब चलो बात करते हैं 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि का इतिहास लिखते हैं। पृष्ठभूमि क्या होती है, पहले नींव बढ़ने का काम करते हैं, नींव को मजबूत करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि 1857 की क्रांति की योजना कहां बनाएगी, निश्चित तारीख कितनी थी, शुरुआत की तारीख कितनी थी, प्रतीक चिन्ह क्या थे, ये क्वेश्चन बार बार उठा लिए जाते हैं। चलो आज उन पर चर्चा करते हैं। 10 लाइनें हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई हॉट फॉर्म नहीं है, सीधा सपाट दिमाग में उतरना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब कहते हैं इस क्रांति की योजना अजीमुल्ला खां, 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना, अजीमुल्ला खां व राणोजी, इनके द्वारा बनाई गई थी। और भारत नहीं, भारत के बाहर समुद्र पार लंदन में इस क्रांति की योजना बनाई गई थी। लंदन में इस क्रांति की योजना बनाई गई थी। और भाई साहब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखाग्नि की तैयारी की गई थी। सच में मुखाग्नि है, क्योंकि 1857 की क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हो गया था, और भारत से भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी विलुप्त हो गई थी। भाई साहब मुखाग्नि करने का काम करेंगे। अब भाई साहब योजना बनाई है तो कोई ना कोई निश्चित तारीख जरूर रखेंगे। निश्चित तारीख कितनी थी, कहते हैं हम भारतीय 1 रुपया हमेशा ऊपर लेकर चलते हैं, भगवान को प्रसाद में 51, 21, 101, 111, 121 का चढ़ाते हैं। तो भाई साहब इसमें एक पीछे कैसे छोड़ोगे, और 1 रुपया ऊपर लेकर चलना है। और महीने का सबसे बड़ा दिन कौन सा, 31 होता है। कहते हैं सबसे ज्यादा इंसान गर्म होता है मई के महीने में, लड़ाइयां सबसे ज्यादा किस में होती है, मई के महीने में। और 31 मई 1857 इसका क्या डेट रखी गई थी। अब कहते हैं भारत बहुत गजब देश है, हर चीज को किसके रूप में, प्रतीक चिन्ह के तौर पर पूजा करता था। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या, कमल व चपाती हुआ करता था। रोटी मत करना, कमल व चपाती। जब ऑप्शन से चपाती हटता है तब आपको जाकर क्या करना है, रोटी करना है। कहते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व चपाती हुआ करता था। मंगल पांडे के कारण इसकी शुरुआत की तारीख बदल गई थी। कहते जो 31 मई को होनी थी वो पूरे 21 दिन पहले प्रारंभ हो गई थी। कहते सेना में इतना जोश आया था कि वो अपने आप को ना रोक पाया था, इसलिए 10 मई 1857 को आपके कहते हैं किसमें, मेरठ में हाहाकार मचाया गया था। कहते 20वीं एनआई ने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों ने हाहाकार मचाया था, भारत माता के जयकारों के साथ में क्रांति का आगाज कर डाला था। और इतिहास लिखने का प्रयास क्या था, जो निश्चित तारीख 31 मई थी उसे 10 मई के पास लाने का और 10 मई को शुरू करने का इतिहास लिखे डाला था। चलो आगे बढ़े, इसको पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जी या भारत का प्रथम वायसरॉय, इस पद का नाम बदल दिया जाएगा आगे जाकर, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जो इस समय भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश पदाधिकारी था। इस समय भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश पदाधिकारी था। कहते भारत पर राज किया करता था और संपूर्ण भारत की शासन सत्ता ये चलाया करता था। और इस समय एक बार क्वेश्चन बार बार उठा लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ध्यान रखना है, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पार्मस्टन। कौन था, पार्मस्टन। कहते हैं इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, अपनी धाक जमाने के लिए ब्रिटेन में अंदर बैठा हुआ था।
और कहते हैं इस समय सेना का मुख्यालय, सेनापति कौन था और सेना का मुख्यालय कहां था? कहते हैं इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था जॉर्ज एनिसन और सेना का मुख्यालय था मद्रास। और इस समय क्रांतिकारी नेता, सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता कौन था? कहते हैं नेतृत्वकर्ता ऐसा बनाना था जो हिंदुओं की आत्मा, मुसलमानों की जान। चोट उसे लगे तो हिंदुस्तान रोए, भाई साहब दर्द उसे हो तो भाई साहब पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसे सहने को मजबूर कर जाए, हिंदुस्तान पूरा का पूरा उसे समझने को मजबूर कर जाए, रोए वो तो दर्द हमें महसूस हो, ऐसा कुछ काम करे। और इस समय एकमात्र ऐसा पद बचा था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह है जफर बचा था। जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। और इस समय उपनेता भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, उपनेता, क्रांति का उपनेता कौन था? तो ध्यान रखना है, इस समय क्रांति का उपनेता बख्त खां, किसे बनाया गया था? बख्त खां को बनाया गया था। और 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां के शामिल हुए थे? तो ध्यान रखना, एक धरा ने सर्वाधिक लालों को पैदा किया था। इतिहास में सर्वाधिक सैनिक कहां के? अवध के शामिल हुए थे। इनमें शॉर्ट फॉर्म निकालो, हॉट फॉर्म निकालो, सबसे ज्यादा अटकोगे क्योंकि लाइनों के पॉइंटों सीधे सीधे पॉइंटों में पूछे जाते हैं। शुरुआत की तारीख, निश्चित तारीख, प्रतीक चिन्ह, गवर्नर जनरल कौन था, प्राइम मिनिस्टर क्या था, और भाई साहब आपके इस समय भारत में नेतृत्वकर्ता कौन था, सेना का मुख्यालय कहां हुआ करता था, इस समय ब्रिटिश सैनिक को सेनापति के रूप में कौन कार्य किया करता था। ये क्वेश्चन बार बार उठा लिए जाते हैं, पूरा ध्यान से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से लेकर चलना है, भावनाओं के साथ नहीं, क्योंकि क्रांति पढ़ रहे हैं, भारत की आजादी का पहला कदम रख रहे हैं, तो आसानी से नहीं, जोश के साथ चलेंगे। कौन कहता है इतिहास नहीं बदला गया था? अरे इतने सुंदर पेड़ लगाया गया था जिस पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं का आगाज हुआ था। ये ना हुआ होता तो भारत कभी आजाद ना हो पाता। चलो अब क्रांति का आगाज करते हैं। चलो अब क्रांति का आगाज करते हैं और क्रांति को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली में, सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली से आगाज करते हैं और सबसे पहले दिल्ली विद्रोह से चर्चा करते हैं। हर क्षेत्र से आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने। अरे मैंने कहा था भारत की क्रांति इतनी बड़ी नहीं है, आप इसे चाहो तो 1000 कहानियों में लिख सकते हो। कहानियां इतनी है इसमें, आप पूछो मत। कोई माँ अपने बेटे को लेकर लड़ेगी तो उसमें कहते भारत की एकमात्र युद्ध, इसमें लोरिया और सैन्य जैसी धाड़ पहली बार सुनेंगे हम, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले कहते हैं हर क्षेत्र से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने चाहिए। सबसे पहले 1857 की क्रांति कब चालू हुई, किस क्षेत्र में? दिल्ली में कब हुई? 12 मई 1857। यहां पर क्रांतिकारी नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। और यहां पर अगला पॉइंट आता है, दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका नाम मिलता है हडसन। और दबाने की तारीख क्या थी? 20 सितंबर 1857। कहते हैं दिल्ली में मेरठ के सैनिक पहुंचे थे, दिल्ली के लाल किले के बाहर आपके जयकारे लगा रहे थे, बोले बहादुर शाह जिंदा रहे, बहादुर शाह अमर रहे। उसने जिंदगी में पहली बार जयकारे सुने थे। बोले कौन है? बोले मेरठ से हैं, क्रांति का आगाज कर चुके हैं, आपको क्रांति का नेता बनाना चाह रहे हैं। बोले ये बनना नहीं चाह रहा था, घर में घुसकर इसे जबरदस्ती नेता बना दिया गया था। जानता था नेता की हालत बुरी होती है, और भाई साहब इसे जबरदस्ती नेता बना दिया गया। कहते इस विद्रोह को दबाने पहले निक्सन नामक अधिकारी आया था, जिसे क्रांतिकारियों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट डाला था। कहते सबके पैरों में वाइब्रेशन मोड आया था, कोई अंग्रेज अधिकारी दिल्ली में ना कदम रख सके, इस तरीके का हाहाकार मचाया गया था। कहते हडसन स्वयं चलकर आपके लॉर्ड कैनिंग के पास गया था, बोले इस विद्रोह को मैं दबाऊंगा और इतिहास बदल कर जाऊंगा। कहते 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के कदमों पर एक भेड़िया दिल्ली के शेरों को मारने पहुंचा था, सच में मार डाला था। कुछ घंटों के अंतराल में दिल्ली के विद्रोह को दबा डाला था। वैसा बहादुर शाह जफर 80 साल से भी ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, अपने परिवार को बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में जाकर शरण ले बैठे थे। कहते हुमायूं के मकबरे के बाहर ये भेड़िया भाई साहब शेर के शिकार के लिए तैयार बैठा था। उसे प्यार से समझाया था, वचन दिया था, बोले तेरे साथ कुछ गलत ना करेंगे, चुपचाप बाहर निकल जा। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से, याद रखना कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था। कहते इसकी आंखों के सामने इसके 2 पुत्र मिर्जा मुगल, इसकी आंखों के सामने इसके पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और एक पोता, मिर्जा सुल्तान और एक पोता था मिर्जा आबू बकर।
इन तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बाप को घुटने के बल लाया गया था। हिंदुस्तान के शहजादों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कहते इनके नंगे शरीर को दिल्ली के चांदनी चौक के बीचों बीच फेंक दिया गया था। गिद्ध कुत्ते वगैरह उन्हें नोच सके, उनकी इस स्थिति में फेंका गया था। बहादुर शाह जफर इस समय लकवाग्रस्त हो चुके थे। 80 साल का बूढ़ा था, अपने बेटों को जनाजा तक ना दे पाया था। दो मुट्ठी जमीन में मिट्टी तक में ना दफना पाया था। कहते एक दिन बहादुर शाह जफर को भूख लगी थी। बड़े प्यार से भाई साहब अंग्रेजी सैनिकों से उसने खाने के लिए कुछ मांगा था। कहते इनके बच्चों के कटे हुए सर उनके पास भिजवाए गए थे। इससे ज्यादा भाई साहब क्रांति का सुंदर रूप ना निखारा जा सकता था। और भाई साहब हिंदुस्तान के बादशाह पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और इन्हें रंगून ओब्लिक ब्रह्मा, जो वर्तमान म्यांमार में है, वहां भेज दिया गया था। कहते हिंदुस्तान का सबसे बेकिस्मत राजा, कहते मरने के बाद में 2 गज जमीन तक प्राप्त ना कर पाया था। अपने मकबरे पर लिखवाकर 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर मौत की आखिरी नींद सोया था। आज भी वो मौत के लिए पल पल तरस रहा है, क्योंकि भारत माता की भूमि से प्राप्त ना हुई, दिल में आखिरी ख्याल तक लेकर गया था। तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा बड़े बिल्कुल पॉइंट नहीं है, बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से रिपीटेशन के साथ एक अच्छे सफर के साथ चल पाएंगे। और कहते हैं दूसरे विद्रोह की जब बात करते हैं, महिला नेतृत्व करता, जबान जबान पर इसकी कविताएं पढ़ी जाती हैं। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को इसका रोल प्ले किया जाता है। तो ध्यान रखना, कौन है? झांसी विद्रोह। झांसी में विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857। 4 जून 1857 को विद्रोह का आगाज किया गया था। और यहां पर नेतृत्व करता झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। वास्तविक नाम क्या था इनका? मणिकर्णिका ऑब्लिक मनु बाई। कहते हैं ये राव गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी। अपने बच्चे को भाई साहब कहते हैं छोटी सी उम्र में अपने से दुगुनी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी हुई थी। इन्होंने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। और कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी शंका में, उसी दोष में, उसी दुख में भाई साहब इनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने आनंद राव नामक एक छोटा सा बच्चा गोद लिया था। और कहते हैं भाई साहब उसे गोद में लेकर शासन सत्ता संभाल रही थी। भारत पर लेस नीति की गाज गिरी थी, हड़प नीति के तहत हड़पा जा रहा था। झांसी भी चपेट में बचा था। इस रानी को महलों से निकालकर एक छोटे से महल में फेंक दिया गया था। कहते अपने इतनी अच्छी लड़ाका थी, तात्या टोपे की शिष्या थी, लड़ना जानती थी, झुकना ना जानती थी, और भाई साहब इतिहास लिखना जानना चाहती थी। और कहते हैं भाई साहब इतिहास में अंग्रेजों को तलवार लेकर धाक जमाने के लिए तैयार बैठी थी। क्रांति का जब आगाज हुआ था, इन्होंने भी भाई साहब विद्रोह का आगाज किया था। झंडे को भाई साहब फहराया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे को उतार कर भाई साहब अपने महल से फेंक डाला था। वापस अपने झांसी के झंडे को लहराने का प्रयास किया था। और कहते इस बात का पता जब चला था, कहते 1 साल तक क्रांति का आगाज किया था। 17 जून 1858 को वो काला दिन आया था जब मेजर ह्यूरोज की सेना से लड़ते हुए पीठ पर अपने बच्चे को लेकर लड़ी थी। कहते एक रानी एक मैदान में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। लोरियां और भाई साहब शेरनी की दहाड़ साथ में सुनाई दे रही थी। बिजली जैसी चपलता, कहते लड़ने की कला इतनी शानदार थी। कहते भाई साहब बिजली की चमक नजर आ जाती है, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वार नजर ना आ पा रहे हैं। कहते युद्ध के दौरान घायल हो गई थी। नन्हे से बालक के बचाव के लिए युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागने को मजबूर हो गई थी। एक नाले को पार करते हुए इनका घोड़ा नाले के अंदर समा गया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आखिरी सांस भी अलविदा कह गई थी। कहते असली शत्रु वो होती है जिसकी मौत पर भी शत्रु आंसू बहाए। इसकी मौत पर शत्रुओं ने इस यूरोज ने एक स्टेटमेंट डाला है कि भारतीय 1857 की क्रांति में एक सोती हुई मर्दानी कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। कहते हैं इसे मौत के बाद में बड़ी सुंदर सी उपाधि से नवाजा गया था। इसे भारतीय इतिहास में महल परी, किस नाम से? महल परी के नाम से इसे जाना गया था। किस नाम से? महल परी के नाम से इन्हें पुकारा गया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक दूसरी महिला नेतृत्व करता भी है। कहां से? लखनऊ विद्रोह। और लखनऊ विद्रोह की डेट कब है? 4 जून 1857 है। 4 जून 1857 है। और कहते हैं यहां पर नेतृत्व करता थी कौन है? बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की विधवा पत्नी थी। बेगम हजरत महल कहते कभी जिंदगी में तलवार नहीं देखी, जिंदगी भर भाई सब बाल्यकाल से भटक रही है। सुंदर थी इसलिए वाजिद अली शाह ने विवाह कर डाला था और अपने छोटे से बच्चे ब्रजेश कादरी के नेतृत्व में कहते हैं युद्ध का आगाज कर बैठी थी। कभी जिंदगी में तलवारबाजी, झांसी की रानी ने तलवार चलाना सीखा था, इसने जिंदगी में कभी तलवारबाजी ना देखी थी।
कहते खरम में रहा करती थी, पर्दे के अंदर रहा करती थी, नरम बिस्तरों पर सोया करती थी, आराम फरमाया करती थी, जिंदगी में कभी विद्रोह ना देखा था, लेकिन अपने बच्चे के नेतृत्व में यह भी लड़ने उतरी थी। और 21 मार्च 1858 को 21 मार्च 1858 को भाई साहब कैंपवेल, किसकी सेना? कैंपवेल की सेना से लड़ते हुए हार गई थी। मां का दिल था, पसीजा था, 2 कदम पीछे हट गई थी। शेरनी थी भाई साहब, भेड़ियों के झुंड से थोड़ा सा घबरा गई थी और भाई साहब हार कर नेपाल चली गई थी। वहां मौत की नींद सोई थी। अंग्रेजों ने क्रांति खत्म होने के बाद में वापस हिंदुस्तान बुलाया था। अरे भीख के टुकड़ों पर जीने की बजाय आत्मसम्मान की मौत मरना चाह रही थी और ये नेपाल से कभी हिंदुस्तान वापस ना आई थी। इसलिए 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें कौन सी उपाधि? महक परी। किस उपाधि? महक परी की उपाधि से नवाजा गया था। और इतिहास में कहते हैं बेगम हजरत महल को आज भी वीरताओं की लाइन में याद किया जाता है। अब चलो छोटे छोटे 2 हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। एक व्यक्ति है तात्या टोपे। अब थोड़ा सा इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। कहते कानपुर भी इस क्रांति से ना बचा रहा था क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल ही बीता था। कहते टाइमिंग कब से कब तक? 5 जून 1857 को इन्होंने क्रांति का आगाज कर डाला था और बातचीत जब करते हैं यहां से नेतृत्व करता नाना साहेब हो डाला था, जो तात्या टोपे के राजा के रूप में याद किए जाते हैं। तात्या टोपे इन्हीं के सेनापति हुआ करते थे। वैसा इतिहास बदला गया था। यह भी 6 दिसंबर 1857 को एक अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल की सेना से टकराए थे। किसकी सेना से? कैंपवेल की सेना से टकराए थे। वैसा सामना ना कर पाए थे, इसलिए ये भी हार कर कहां? नेपाल चले गए थे। नेपाल जाने का ट्रेंडिंग सिस्टम चल रहा है। जो भी हार रहा है सबसे पहले कहां? नेपाल पधारने का भाई साहब एक जोश दिखा रहा है। कहां पधारने का? नेपाल जाने का एक जोश सबको दिखा रहा है। और भाई साहब ये भी हारे थे और हार कर नेपाल चले गए थे। उसके बाद में अगर बात करते एक छोटा सा नेतृत्व करता, कहते क्रांति का बूढ़ा शेर कहलाता है जगदीशपुर आरा बिहार। जगदीशपुर आरा बिहार से नेतृत्व करता हुआ करता था। 1857 की क्रांति का आगाज इन्होंने भी किया था। आज तक सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा ना, सबसे ज्यादा नेतृत्व करता बिहार का पूछा गया है। और कहते हैं 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व करता बाबू कुंवर सिंह हुआ करता था। कहते ये उम्र दराज सबसे उम्र में बड़े थे। और कहते हैं 26 अप्रैल 1858 को मेजर विलियम टेलर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब तक यूनियन जैक झंडे को मिट्टी में ना मिलाया था, कहते एक हाथ में गोली लग गई थी। भाई साहब गंगा नदी में जाकर अपने हाथ को भाई साहब गंगा नदी को भेंट कर डाला था। एक हाथ से लड़ा था। ऐसा बब्बर शेर था, आखिरी मौत की नींद सोया था लेकिन रोशनी कुछ ज्यादा करके गया था। जगदीशपुर में सबसे ज्यादा उम्रदराज क्रांतिकारी नेतृत्व करता था, इसीलिए 26 अप्रैल 1858 को मौत के घाट उतारा गया था। इसलिए इन्हें क्रांति का बूढ़ा शेर और भाई साहब बिहार का शेर, कौन सा शेर? बिहार का शेर की उपाधि से दी गई थी। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था इंडिया में टॉपिक बहुत कम है, आपको 4 पॉइंट याद करने पड़ते हैं। कहानियां ज्यादा है, डायलॉग्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1857 की क्रांति का आगाज कर रहा है। अरे आजादी इतनी आसानी से ना मिली थी, बहुत कुछ खोया था, तब कहीं जाकर आजादी मिली थी। और चारों तरफ आग लगाने वाला वह एक व्यक्ति था। भारत माता का ऐसा सपूत था, जब तक जिंदा था तब तक भाई साहब क्रांति की ज्वाला को जलाए हुए बैठा था। कहते मरने के साथ में क्रांति का अचानक विघटन हो गया था, अचानक से समाप्त हो गई थी। ऐसा व्यक्ति कौन है? तात्या टोपे था। मंगल पांडे ने ज्वालामुखी को फटने का मजबूर किया था। तब तात्या टोपे की मौत के साथ ही वो ज्वालामुखी फिर से लंबी नींद सो गया था। अब तात्या टोपे के बारे में कुछ सुनाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंगा। ये नाना साहेब के सेनापति हुआ करते थे। जहां कदम रखते थे क्रांति की ज्वाला को भड़का कर आते थे। बोलने के स्टेटमेंट इतने खतरनाक थे, बड़े बड़े चूहों को शेर बना दिया करते थे। और कहते अंग्रेजों की नाक में दम करके बैठे थे, क्रांति की ज्वाला को भड़का कर बैठे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुखाग्नि देने का काम कर बैठे थे। कहते भाई साहब अपनों ने धोखा दिया था कहीं जाकर, तब भाई साहब अंग्रेजों के हाथ लगे थे। कहते अपने प्रिय मित्र मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। ग्वालियर में नरवर के जंगल, कौन से जंगल? नरवर के जंगल, जो वर्तमान ग्वालियर एमपी में है। कहते यहां पर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी से नवाजा गया था। कब? 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी से नवाजा गया था। और आपके कहा जाता है
मेजर शावर्ट्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस फांसी का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा नहीं मत करो, इतनी जल्दबाजी में फांसी मत दो। 6 अप्रैल को पकड़ा गया, 18 को फांसी दे दी गई। उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी में काम मत करो, वरना आगामी पीढ़ियां हमें पूछेंगी कि ये दर्दपूर्ण बुरा कार्य किसने क्यों और इतनी जल्दबाजी में क्यों किया। कम से कम तात्या टोपे को कुछ समय जीने का मौका दिया जाना चाहिए था। कोई ऐसा काम करना चाहिए था कि भाई साहब तात्या टोपे को मारा क्यों गया इतनी जल्दी, इस चीज का एहसास होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने इसकी एक ना सुनी थी और इसे फांसी पर लटका दिया गया था और इसे क्रांति का अंतिम शहीद का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? अंतिम शहीद का दर्जा दिया गया। अब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। छोटी छोटी रियासतें हैं, उनके पॉइंट सीधे सीधे उठाने। जैसे एक पॉइंट बनाते हैं रियासत। इस रियासत में नेतृत्वकर्ता कौन था? क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? और अगला आता है दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक, जैसे सबसे पहले लिखते हैं बरेली, दूसरी है इलाहाबाद और तीसरी है फैजाबाद। कि यहां से नेतृत्व करता कौन? बरेली से है खान बहादुर, इलाहाबाद से है लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। और आपके फैजाबाद से है मौलवी अहमदुल्ला। अब यहां पर है विंसेंट आयर, यहां है कैप्टन नील और यहां पर है कैप्टन रेनोड। कहते हैं इन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, क्रांति सफल थी कि असफल थी? क्रांति सफल रही थी कि असफल रही थी? क्रांति असफल रही थी। कारण क्या थे? एक तो समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना, सबसे प्रमुख कारण हम कह सकते हैं समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना। अगर ये समय से पूर्व प्रारंभ ना हुई होती तो आज 1857 हमें आजादी दिला कर गई होती। 15 अगस्त 1947 नहीं, हम 1857 मना रहे होते। दूसरा, नेतृत्वकर्ताओं का अभाव। इतना बड़ा भारत इतनी छोटी छोटी रियासतों में हुआ है। उसके अलावा हथियारों की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी। अंग्रेजों के पास AK-47, अपने पास बर्छी, भाले, बेलन, चमचे ये लेकर जा रहे हैं। उसके अलावा संचार की कमी, एक दूसरे के अच्छे साथ कम्युनिकेशन अच्छे नहीं थे। उसके अलावा आम जनता द्वारा भाग ना लिया जाना या मध्यम वर्ग द्वारा भाग ना लिया जाना, ये भी कहीं ना कहीं मुख्य कारणों में से एक है। उसके बाद में अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो कहते हैं इतिहास बदला गया था। सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्थानीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया जाना, भारतीयों का सहयोग नहीं किया जाना, ये सबसे मुख्य कारण है। अगर अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते, हमारा सहयोग करते, तो आज हम भारत की आजादी का इतिहास पढ़ रहे होते, आपके अंग्रेजों का इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। भारत कभी टुकड़ों में नहीं टूटता, कभी किसी क्षेत्र में। और कहते हैं आपके भारत की आजादी का ना आजाद होने का सबसे मुख्य कारण था, कहते हैं स्थानीय शासकों द्वारा चमचागिरी किसके प्रति वफादार थे? वो अंग्रेजों के प्रति, अपने तरफ वफादार नहीं थे। और एक आपके इतिहासकार हैं वीडी सावरकर, उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 की क्रांति को। 1857 क्रांति को उन्होंने क्या कहा है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और गलत नहीं है, यह भारत का सच में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। किसी ने इसे सैनिक विद्रोह, किसी ने हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र, तो किसी ने धर्मांध और ईसाइयों के मध्य युद्ध, तो किसी ने अलग अलग नामों से पुकारा है कि यह शुरू तो धार्मिक रूप में हुआ था, अंत इसका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चलो एक रिपीट बैक करते हैं, वापस बैग में लेते हैं इसे। ये 1857 क्रांति। प्रमुख कारण कौन कौन से? पहला प्रशासनिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सैन्य। कौन सा है? सैन्य। उसमें सबसे पहला पॉइंट सहायक संधियों में विश्व में जनक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, भारत में जनक लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे पहले किसने सहायक संधि की? हैदराबाद। दूसरी मैसूर, तीसरी अवध। कब? 1801 में। दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है? लेप्स नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस, या आप इसे क्या कह सकते हो? कुशासन नीति। क्या कह सकते हो? कुशासन नीति। भारत में इसका जनक कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसका अर्थ क्या होता है? गोद निषेध प्रथा। सबसे पहली रियासत कौन सी हड़पी गई? सतारा, और झांसी को भी इसी के तहत हड़पा गया। और आपके अगले पॉइंट की बात करते हैं,
आपके खुशासन नीति के तहत हड़पी गई रियासत कौन सी है? अवध। हयूम ने किस नीति को जिसकी लाठी उसकी भैंस नीति कहा है? तो आप सीधा सीधा उत्तर दोगे लेफ्ट नीति को। किसको कहा हुआ है? लेफ्ट नीति। प्रशासनिक कारणों में ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं, हम भारतीयों को और अंग्रेजों को ऊंचे पदों पर नियुक्त। भारत के उद्योग धंधे खत्म हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण। सामाजिक कारण 1813 का चार्टर एक्ट, भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली। 1850 का धार्मिक नियोगिता एक्ट, अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा। सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1829। कौन से एक्ट के तहत? 17। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय। किसने प्रतिबंधित की? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ? 1856। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। सैन्य काल, निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी गई। सामान्य भर्ती में विदेशों में सेवा देने आने वाले चर्बी वाले कारतूस, पुरानी राइफल, ब्राउन बेस, न्यू एनफील्ड, इसमें किसका प्रयोग होता था? गाय व सुअर। गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल। मंगल पांडे कहां के निवासी? बलियाग्राम, गाजीपुर, यूपी। चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहला प्रयोग बैरकपुर छावनी, विरोध कहां हुआ? बैरकपुर सैनिक छावनी, पश्चिमी बंगाल। कब? 29 मार्च। कब किसकी हत्या की? बाघ व ह्यूसेन। कब फांसी दी गई? 1857। उपाधि कौन सी? प्रथम शहीद की उपाधि। उसके बाद में योजना कहां बनाई गई? लंदन में। किसके द्वारा? अजीमुल्ला खां व रानोजी। निश्चित तारीख कितनी? 31 मई। प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती। शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। कौन था? पार्मस्टन। उसके बाद में सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। मुख्यालय कहां? मद्रास। भारत में क्रांतिकारी नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर। उपनेता कौन था? बख्त खां। और सर्वाधिक सैनिकों ने कहां के ने भाग लिया था? अवध के सैनिकों ने। कहां के सैनिकों ने? अवध के सैनिकों ने। दिल्ली में विद्रोह कब हुआ? 12 मई को। नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी हडसन। कब दबाया गया? 1857। कहां से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से। उसके बाद झांसी में विद्रोह कब हुआ? 4 जून। नेतृत्व करता लक्ष्मीबाई। वास्तविक नाम? मणिकर्णिका ओब्लिक मनुबाई। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज। और इन्होंने क्या कहा? एकलौती सोती हुई मर्दानी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन सी उपाधि दी गई? महल परी की। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? 4 जून। दबाने वाला नेतृत्व करता बेगम हजरत महल। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कैम्पबेल। हारकर कहां चली गई? नेपाल। उपाधि कौन सी मिली? महक परी। कानपुर में विद्रोह 5 जून को। कौन थे नेतृत्व करता? नाना साहेब। कब दबाया गया? 6 दिसंबर को। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। जगदीशपुर में कौन है? बाबू कुंवर सिंह। सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक। क्रांति का बूढ़ा शेर या बिहार का शेर किसे कहा जाता है? बाबू कुंवर सिंह को। और दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी मेजर विलियम टेलर। वास्तविक तात्या टोपे। वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडु रंगा। किसके विश्वासघात के कारण? मानसिंह नरूका। कहां से? नरवर के जंगलों से। फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859। 58 है, 59 है। को फांसी का विरोध करने वाले मेजर शावर्स अंतिम शहीद की उपाधि देगी। उसके बाद में बरेली से नेतृत्व करता खान बहादुर। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विंसेंट आयर। इलाहाबाद से लियाकत अली। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रेनोड। और वीडी सावरकर ने से भारत का क्या कहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है। क्रांति से मोस्टली आपके इंडिया हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी पहाड़ जितना चाहे जीके बना लो, चाहे छोटे से छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ लो, कहानियां बहुत ज्यादा हैं। वही बात है, ढंग से पढ़ना होता है तो सबसे बेस्ट चीज होती है ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि वहां पर आपको बैठकर पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते। बाकी आपके लिए हमारा ऑफलाइन माइंड कोचिंग क्लासेस का प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है। आप बिल्कुल यहाँ आए, पधारें और यहाँ से मिल रही सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद जी।